दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज की इस क्लास में संपूर्ण अनुसूची का विस्तृत अध्ययन करते हैं। और चलिए क्या होती है अनुसूची और जो अनुसूची है, अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है, चलिए सभी को अच्छे से समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह अनुसूची क्या होती है। यह अनुसूची क्या होती है, हमने आपको कई बार इस बात को बताया है कि जो संविधान है, यह संविधान कई इकाइयों में विभक्त है। तो कई इकाइयों में विभक्त है, उसी को हमने क्या नाम दिया, अनुसूची नाम दिया। तो जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि संविधान कई इकाइयों में विभक्त है। इकाइयों में क्या है, विभक्त है। तो जो संविधान है, संविधान में कई इकाइयां हैं या कई इकाइयों में विभक्त है, उसी को हमने नाम दिया क्या, अनुसूची। तो आप यहां से लिख सकते हैं मूल संविधान में अनुसूची, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या आप लोग बताइएगा कितनी होती है, 8। और वर्तमान संविधान में अनुसूची, वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या, वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। यहाँ से कोई किसी को दुख तकलीफ, मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं। अनुसूची क्या है, तो संविधान कई इकाइयों में विभक्त है, उन्हीं इकाई को हमने क्या कहा, अनुसूची कहा। और जब संविधान बनकर के तैयार हुआ उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी, उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो यह 12 है। चले आगे, चलो आ जाइए समझते हैं अनुसूची 1। समझते हैं क्या, अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या है, अनुसूची 1 है जो संघ है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसका विस्तार। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं विस्तार के बारे में बताया गया है किस अनुसूची में, अनुसूची 1 में। जैसे इसके अंतर्गत 28 राज्य आते हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। यहाँ तक मेरे भाई किसी को कोई दुख तकलीफ है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए आगे अनुसूची 1 को और थोड़ा सा विस्तार करके समझते हैं। हमने बताया कि जो संघ है, जो राज्य है, इसके क्षेत्र हैं, नाम है और विस्तार के बारे में बताया गया है। इसका मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यह अनुसूची 1 में शामिल हैं। एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आज ये आपका एक राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश से हमने कोई एक नया राज्य बना लिया और उस नए राज्य का नाम है क्या, उस नए राज्य का नाम है ए, ठीक। तो आज राज्य तो था 28, लेकिन एक नया राज्य जुड़ जाने से राज्य की संख्या कितनी हो गई, 29 हो गई। इसका मतलब है कि यह जो 29वां राज्य है, यह जो एक नया राज्य बना, यह कहाँ पर जाकर के ऐड होगा, अनुसूची 1 में। बातें समझ में आई। इसी तरीके से जैसे आपका यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 में से कोई मान लीजिए एक नया यूटी हमने बनाया, जिसका नाम हमने क्या दिया, यक्ष दिया। तो जो नया यूटी बना तो जो अब यूटी की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यूटी की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। इसका मतलब ये जो 9वां केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो क्षेत्र है, इसका नाम विस्तार कहाँ पे ऐड होगा, अनुसूची 1 में ऐड होगा। बातें समझ में आई या नहीं, बातें समझ में आई या नहीं मेरे भाई, समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। जैसे एक फैमिली है, एक परिवार में मान लीजिएगा अभी सदस्य की संख्या कितनी है, 5 सदस्य है।
मान लीजिए एक 5 सदस्य में किसी एक व्यक्ति की क्या हो गई, शादी हो गई, और शादी हो जाने से एक नया व्यक्ति घर में आया या नहीं आया। इसका मतलब है कि यह जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं 5 के स्थान पे अब कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वह नए व्यक्ति का जो नाम है परिवार में ऐड होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर कोई परिवर्तन होता है, कोई नया राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसका नाम, क्षेत्र एवं जो विस्तार है यह अनुसूची 1 में जाकर के क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बातें समझ में आई या नहीं मेरे भाई? बातें समझ में आई? बातें समझ में आई हो तो चैनल को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो। चलिए आगे अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। आगे चलिए अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। आगे चलिएगा अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। अनुसूची 2 क्या कहती है? अनुसूची 2 कहती है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 2 अनुसूची 2 कहता है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते मतलब क्या है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं किसका किसका वेतन अनुसूची 2 में शामिल है, या किस किस पदाधिकारी का वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। एक चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक तो हो जाएंगे कौन, राष्ट्रपति हो जाएंगे, दूसरा आपका राज्यपाल हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से जो हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे या नहीं, हो जाएंगे। इसी तरीके से जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन, उपसभापति का वेतन। इसी तरीके से जो विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन। इसी तरीके से विधान परिषद के जो होते हैं सभापति और जो होते हैं उपसभापति, इन सभी का वेतन कहाँ से मिलेगा, इन सभी का वेतन अनुसूची 2 में शामिल है। आइए और समझते हैं। इसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज का वेतन। इसी तरीके से हाई कोर्ट के सभी जज का वेतन। अनुसूची 2 आप लोग ध्यान में रखेंगे। अनुसूची 2 आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, इसी तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और हाई कोर्ट के सभी जज का जो वेतन है इन सब में अनुसूची 2 में शामिल है। नोट याद रखेंगे। यहाँ से नोट याद क्या करना है, यहाँ पर तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत याद रखेंगे मंत्री परिषद का वेतन नहीं होता है। इसके अंतर्गत मंत्री परिषद का वेतन नहीं शामिल होता है। इसके अंतर्गत मंत्री परिषद का वेतन नहीं शामिल होता है।
अनुसूची 2 में किसका किसका वेतन शामिल नहीं होता? एक तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद का वेतन शामिल नहीं होता है। दूसरी बात याद रखेंगे ये जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी का जो वेतन है यह इसको राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? तय किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। बातें समझ में आई? तो अनुसूची 2 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। और ये पदाधिकारी आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज का वेतन होता है। ध्यान रखेंगे जो मंत्रिपरिषद है, इसी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। नोट करके समझिएगा इसको। जो मंत्रिपरिषद, अगर कोई व्यक्ति पूछे कि क्या प्रधानमंत्री का वेतन अनुसूची 2 में शामिल है, तो बताएंगे नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री भी आएंगे। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो होता है मंत्रिपरिषद का वेतन इसमें शामिल नहीं होता है। और जो महान्यायवादी भी होते हैं इनका भी वेतन अनुसूची 2 में शामिल नहीं है। महान्यायवादी का जो वेतन होता है इसको कौन तय करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलें आगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अनुसूची तीसरी की ओर चलते हैं। अनुसूची 3 क्या कहती है? अनुसूची 3 कहती है क्या? शपथ। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ के बारे में बताती है। अनुसूची 3 अनुसूची 3 में क्या है? तो अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ का मतलब एक तरीके से आप लोग समझिएगा कसम देना। ठीक, एक तरीके से इसी को समझ लेना, क्या? कसम देना, शपथ लेना। तो आप लोग को समझना है कि यह जो शपथ एवं प्रतिज्ञान है यह अनुसूची 3 में शामिल किया गया है। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे शपथ में हमने लिख दिया 1 2 3, शपथ 3 शब्द लिखा है, इसका मतलब 3 में होगा। ओके, समझ में आई बात? 1 2 3, तो यहाँ पे कितना? 3। चलिए समझते हैं अनुसूची 3 क्या है। तो अनुसूची 3 में विभिन्न शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अब इसमें कौन कौन से लोग शपथ लेते हैं? तो इसमें शपथ लेंगे कौन लोग? देखिए, एक तो हो जाएगा भारत सरकार के सभी मंत्री। तो यहां पर नीचे लिख लीजिएगा राज्य सरकार के भी सभी मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री। इसी तरीके से संसद के सदस्य, इसी तरीके से विधानमंडल के सदस्य, इसी तरीके से कौन? विधानमंडल के सदस्य। ये इतनी बातें समझ में आई। भारत सरकार के सभी मंत्री, राज्य सरकार के सभी मंत्री और संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। और आगे आ जाइएगा, इसमें समझते हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और हाई कोर्ट के सभी जज। बातें समझ में आई या नहीं? हाई कोर्ट के सभी जज हो जाएंगे, इसमें राज्य सरकार के मंत्री भी हो जाएंगे। एक आपका इसी में हो जाएगा क्या? कैग जिसे हम बोलते हैं क्या? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी क्या हो जाएंगे? अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। बातें समझ में आई। लेकिन एक आपका क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? इसको नोट करके बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची 3 में शपथ है तो क्वेश्चन कर सकता है अनुसूची 3 के अंतर्गत कौन कौन शपथ नहीं लेते हैं। तो आप एक लाइन में बता दीजिएगा। अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ नहीं लेते हैं। बातें समझ में आई? तो ये जो आपका है नोट में इसमें लिखिएगा, ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत इनकी अलग से शपथ होती है, अनुसूची 3 में शामिल नहीं होते। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति,
इसी तरीके से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं, और इसी तरीके से जो राज्यपाल हैं ये राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। ये 3 पॉइंट आपका क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। स्टार बना के इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, रट लेंगे। बातें समझ में आई? तो शपथ में ये सारे लोग आपके क्या करेंगे, अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राष्ट्रपति 60 के तहत उनकी अलग से शपथ का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 में अलग से प्रावधान, और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 में अलग से प्रावधान किया गया है। चलें आगे, अनुसूची 4 पे चलें। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं? चलिए अनुसूची 4। अब चलिए अनुसूची 4 की ओर। अब चलिए अनुसूची 4। अब चलिए अनुसूची 4 की ओर। देखिए अनुसूची 4 क्या कहता है। अनुसूची 4 ये कहता है जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब किस राज्य से राज्यसभा में कितने कितने सदस्य होंगे, यही अनुसूची 4 में बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा, एक तो लिख लीजिएगा किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, लिखिएगा इसको यूपी में, ऐसे लिखिएगा। ये है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा राज्य है, सॉरी ऐसे लिखिएगा राज्य, और राज्यसभा सीटें, ऐसे आप लिखिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में 31। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका क्या, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें, 19। इसी तरीके से बिहार हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इन दोनों जगह 16 सीटें होती हैं। बिहार और वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें होती हैं, 16 सीटें होती हैं। इसी तरीके से ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, और ये आपका जो गुजरात है, ये आपका जो गुजरात है, इसी तरीके से ये जो क्या आपका है मध्य प्रदेश है, इन तीनों जगह पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, इन तीनों जगह राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके चले आगे। इसी तरीके से अब आइए समझते हैं, ये जो आपका एक राज्य है क्या, असम। असम में राज्यसभा की कितनी सीटें, 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, और ये क्या हो जाएगा, गोवा। मेरे भाई एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में असम को छोड़ करके, असम में कितनी सीटें राज्यसभा की, 7। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी राज्य हैं असम को छोड़कर, सब में राज्यसभा की 1 सीटें हैं। अब यहाँ से लिखिए, नागालैंड 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, गोवा 1। बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं आई? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है यह अनुसूची 4 में है। किस राज्य से कितनी कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी, इसी के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी सीटें हैं, 31 हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 19 है, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16। इसी तरीके से असम को छोड़ करके जितने भी पूर्वोत्तर राज्य होंगे सब में राज्यसभा की 1 सीटें, और असम में 7 है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। चलें आगे। अब आगे चलते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये है आपका क्या, केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, जो दिल्ली है यहाँ पे राज्यसभा की 3 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की सीटें जो हैं सबसे ज़्यादा 3 हैं। इसी तरीके से जो पुदुचेरी है या पांडिचेरी है, यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीटें सबसे कम। मतलब पूछे क्वेश्चन की केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट कहाँ पे, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में सबसे कम 1 है। बातें समझ में आई। ये संपूर्ण अनुसूची 4 थी जो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अनुसूची 5। अनुसूची 5 में बताया गया है जो अनुसूचित जाति है, जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान एवं नियंत्रण। अनुसूची 5 में क्या है, तो जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है, इन्हीं के बारे में क्या किया गया है, इन्हीं के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यह अनुसूची जो 5 है, अनुसूची 5 के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं अनुसूची 5 में, कितने राज्य आते हैं, केवल 10 ही राज्य आते हैं। आइए समझते हैं अनुसूची 6। ये अनुसूची 6 क्या कहती है, अनुसूची 6 कहती है जो असम है और जो मेघालय है, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो क्षेत्र हैं के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। मतलब अनुसूची 6 में क्या है, जो असम है, जो मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुसूची में, तो आप बताएंगे 6ठी अनुसूची में। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो यह जो अनुसूची 6 के 4 राज्य हैं, यह जो अनुसूची 6 के 4 राज्य हैं, यह अनुसूची 5 के 10 राज्य में शामिल नहीं है। बातें समझ में आई। या आप कह सकते हैं जो अनुसूची 5 के जो 10 राज्य हैं, यह 10 राज्य में अनुसूची 6 के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल नहीं है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। चलें आगे चलते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 इसमें बताया गया है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो जो केंद्र है, जो राज्य है, इनके मध्य क्या क्या शक्तियां हैं या क्या क्या विषय हैं जिस पे संघ सूची काम करेगी, किस पर राज्य सूची काम करेगी या किस पर दोनों काम करेंगे, इसी के बारे में। तो ये सबसे पहले समझते हैं, ये है आपकी क्या, संघ सूची। संघ सूची जो है मूल संविधान में इसमें विषय थे 97। वर्तमान में 98 विषय हैं। और इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? संघ सूची एक ऐसी सूची होती है या ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का अर्थात संसद का होता है। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 98 विषय हैं। बातें समझ में आई। आइए समझते हैं कौन कौन से वो 98 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद का है। चलिए एक आप ऐसे यहाँ से लिखते चलिएगा। एक आपका हो जाएगा विषय, जैसे एक विषय आपका क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। एक विषय आपका क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा। और एक विषय आपका क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। अगला विषय आपका क्या हो जाएगा, डाक व्यवस्था होगा।
होगा। इसी तरीके से एक वस्तु आपका क्या होगा, आयकर होगा, आयकर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, निगम कर होगा, निगम कर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, रेलवे होगा, हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा, रक्षा भी हो जाएगा ना, खनन। इसी तरीके से परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, विदेश नीति हो जाएगी, विदेश नीति हो जाएगी। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, युद्ध एवं शांति हो जाएगी, युद्ध एवं क्या हो जाएगी, शांति। संघ सूची जो है, यह संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। इसी तरीके के जो 98 विषय हैं, इन्हीं 98 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का, अर्थात संसद का होगा। इसमें विषय की संख्या कितनी है, वर्तमान में 98 है। मूल संविधान में कितने विषय, 97 विषय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए अब राज्य सूची के अंतर्गत, ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून बनाएंगे राज्य सरकार, मतलब राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल, आप कह सकते हैं राज्य सरकार कानून बनाएगी। यहाँ पे पहले जो विषय थे, पहले विषय, यहाँ पे जो पहले विषय थे, पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। वर्तमान विषय यहाँ पे कितने हैं, 61 हैं। बातें समझ में आई। अब समझते हैं कौन से वो 61 विषय हैं जिस पर कानून राज्य सूची बनाती है। एक तो हो जाएगा कृषि हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, पशुपालन, तीसरा हो जाएगा क्या, कानून व्यवस्था, तीसरा क्या हो जाएगा, कानून व्यवस्था। इसी तरीके से लोक व्यवस्था, इसी तरीके से क्या, लोक व्यवस्था। इसी तरीके से क्या, भूमि राजस्व, इसी तरीके से क्या, भूमि राजस्व। इसी तरीके से और क्या, सिंचाई नहर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सिंचाई नहर हो जाएगा, सिंचाई एवं नहर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पशुधन हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से मिलें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके के जो 61 विषय हैं, इन सभी 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का होगा। समझ में आई बात। राज्य सूची क्या है, तो ऐसी सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है या राज्य विधानमंडल को होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, राज्य सूची के विषय हैं। तो इसी तरीके के जो आपके 61 विषय हैं, इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, किसका होगा, राज्य सूची का। समझ में आई बात। जहां केंद्र सरकार कानून बनाए संघ सूची, और जहां पे राज्य सरकार कानून बनाए वहां पे राज्य सूची। अब आइए समझते हैं समवर्ती सूची। चलिए अगला समझते हैं समवर्ती सूची। अगला समझते हैं आप लोग समवर्ती सूची। अगला क्या समझते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पर जो कानून बनाएंगे, यहाँ पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों, यहाँ पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऐसे विषय हों जहाँ पे केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सके। तो यहाँ पे एक बात को नोटिस करिएगा, यहाँ पे एक बात को नोटिस करिएगा कि यह जो मूल संविधान है, मूल संविधान, तो मूल संविधान में जो विषय था किसमें, समवर्ती सूची में कितना था, 47 विषय था, 47 विषय। परंतु वर्तमान में विषय की संख्या इसमें कितना है, विषय संख्या कितना है, 52 विषय। बातें समझ में आई। अब आइए चलते हैं कि समझते हैं कि यह जो 52 विषय है, कौन कौन सा 52 विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ और केंद्र एवं राज्य दोनों का। तो ये विषय आप समझते हैं, ये विषय कौन कौन से हैं। एक आपका हो गया क्या, शिक्षा। एक आपका क्या हो गया, वन। एक आपका क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन। एक आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। एक आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। इसी तरीके से जैसे आपका आईपीसी हो गया, इसी तरीके से जैसे सीआरपीसी हो गया, जैसे इधर हो गया आपका क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो गया। इसी तरीके से जैसे शादी हो गया, इसी तरीके से तलाक हो गया, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा,
न्यूज़पेपर हो जाएगा नहीं। तो इसी तरीके के जो 52 विषय हैं उन 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों का है। बातें समझ में आई? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची तीनों समझ में आया। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों, मतलब समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं, वही आपकी क्या है? समवर्ती सूची। लेकिन नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि जो समवर्ती सूची है, इस सूची में यदि केंद्र एवं राज्य में किसी भी प्रकार का यदि विवाद हो जा रहा है, समझ में आ रही है बात? जैसे समवर्ती सूची है तो इसमें केंद्र कानून बनाना है और राज्य, तो केंद्र और राज्य के बीच में यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जा रहा है तो उस दौरान केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। बातें समझ में आई? दोनों में यदि डिस्प्यूट होता है केंद्र और राज्य में तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। बातें समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे। अब चलिए अनुसूची 8 के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में बताया गया है किसके बारे में? भाषा के बारे में। अनुसूची 8 में क्या बताया गया है? भाषा के बारे में बताया गया है। और समझते हैं क्या क्या है। देखिए, मूल संविधान में भाषा कितनी थी? तो मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 थी। वर्तमान में जो भाषा है, यह भाषा कितनी है? 22। तो कितनी जोड़ी गई? 8। तो कितनी जोड़ी गई? 8। तो मूल संविधान में कितनी भाषा? 14। वर्तमान में 22। कितनी जोड़ी गई? 8। चलिए अब समझते हैं। अब यह समझते हैं कि कौन सी 22 भाषा है जो अनुसूची 8 में शामिल है, या कौन सी 14 भाषा पहले मूल संविधान में शामिल थी और कौन सी 8 नई भाषा को विभिन्न संशोधन के पश्चात जोड़ा गया था। तो चलिए समझते हैं। आइए, 14 भाषाएं, सभी 22 भाषाएं। चलिए, एक हो जाएगा आपका क्या? असमिया, बंगला, गुजराती, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। ये आपका होगा क्या? 14 भाषाएं। ये आपकी क्या हो गई? 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। ये जो 14 भाषाएं थी, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में शामिल थी। आइए समझते हैं अब जो 8 नई भाषा को जोड़ा गया इसको। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और इसके तहत जोड़ा गया था क्या? सिंधी भाषा। इसके तहत क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा। इसी तरीके से 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसके तहत 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को क्या किया गया? कोंकणी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 3 भाषा। 21वें संविधान संशोधन के तहत कई भाषा? 1 भाषा जोड़ा गया। आगे जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके अंतर्गत 4 भाषा जोड़ी गई। 4 भाषा कौन थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली।
ये सभी आपकी कितनी भाषा हो गई, 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो ये आपकी जो 14 भाषाएं पहले थी मूल संविधान में, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो 8 भाषाएं विभिन्न संशोधन के पश्चात जोड़ी गई हमने उसको भी क्या कर दिया, लिख दिया। देखो कुछ चीज़ों को हमने बगल में सेट करके लिखा है, कुछ चीज़ों को हमने बगल में सेट करके लिखा है, उसको देखिएगा। जैसे याद करने का तरीका, एक कन्नड़ है, कश्मीरी है, तो का से का होगा, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। तमिल है, तेलुगु है, हमने इसलिए लिखा ता को साथ में रखा। इसी तरीके से मलयालम और मराठी को साथ में रखा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप याद करेंगे तो 6 भाषा ऐसी याद हो जाएगी। इसके बाद आ जाइएगा, देखिए याद करने का तरीका, ये जो 8 भाषा जोड़ी गई थी इसका अमेंडमेंट क्या है। जैसे ये 21 है तो यहाँ से 21 और 71 को जोड़ो, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा। तो 21 71 92, मतलब 21 में 71 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब संशोधन हुआ 21 71 92। अब मेरे भाई 21 71 जो जोड़ने पे आया 92 ना, जो 92 आया जोड़ने पर, उसको 71 वाले के लास्ट में सेट कर दो। ये देखो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में आ गया। 92 वाला आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो अमेंडमेंट आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब ये जो 92 में 2 लिखा है, 2, इसी 2 को आप यहाँ पे सेट करो, तो इसको दिमाग में रखिएगा, इस 2 से 2003 स्टार्ट होता है। तो 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और आगे सीखते हैं। ये जो बोडो का डो लिखा है, इसका डो निकाल लोगे तो यहाँ से डोंगरी बन जाएगा, बोडो डोंगरी साथ में हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये मैथिली है तो थिली लिखा हुआ है, और यहाँ पे थाली लिखा हुआ है, तो थिली और थाली लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैथिली और संथाली यहाँ से याद रहेगा, याद रहेगा ना। आ जाइएगा, एक नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक नोट आप यहाँ से लिख सकते हैं, एक नोट यहाँ पे लिखिएगा। नोट क्या है, नोट यह है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश, और जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी, या एक ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिएगा। इंग्लिश को, इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश को अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया। अनुसूची 8 को सॉरी, इंग्लिश को, अंग्रेजी को, ऐसे लिख लीजिए, इंग्लिश ना सही हो तो अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी को अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है। बातें समझ में आई? अगर किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, हम लोगों ने 8 अनुसूची तक अभी अच्छे से पढ़ा, और चलिए अब 9वीं अनुसूची की ओर आगे चलते हैं। चलिए, 9वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची 9, अनुसूची 9 में क्या प्रावधान है? तो अनुसूची 9 में है भूमि सुधार पर कानून, भूमि सुधार पर कानून और जमींदारी उन्मूलन। और क्या? जमींदारी उन्मूलन, उन्मूलन। तो यह 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो यह 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में इस अनुसूची में 13 विषय थे। वर्तमान में 284, सॉरी, यहाँ पे 13 कानून थे, ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे 13 कानून थे, वर्तमान में 284 कानून हैं। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। ये जो आपके 4-5 पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चुनौती
नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई कानून अनुसूची 9 में शामिल हुआ हो तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है यदि वह मूल ढांचे का और मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। क्या था 9वीं अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची के बारे में बताया गया भूमि सुधार पर कानून और जमींदारी उन्मूलन। या पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में इस अनुसूची में 13 कानून थे, वर्तमान में 284 कानून हैं। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31B को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद का यदि कोई कानून है, व्यक्ति के मूल ढांचा और मूल अधिकार का हनन करता है, तो वह 9वीं अनुसूची को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बातें समझ में आई? चलिए अब चलते हैं अनुसूची 10 की ओर। अनुसूची 10 क्या है? अनुसूची 10 अनुसूची 10 में क्या बताया गया है? दल बदल पर कानून। अनुसूची 10 में क्या बताया गया है? दल बदल पर कानून। और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 1985 द्वारा जोड़ा गया। उस समय पीएम कौन था? पीएम याद रखेंगे कौन थे? राजीव गांधी थे। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। चलिए देखिए, दल बदल जो लगता है, एक बात देख लीजिएगा, दल बदल की शर्त क्या होती है? दल बदल हमेशा जो निर्वाचित सांसद होते हैं और विधायक, निर्वाचित सांसद एवं विधायक पर क्या होता है? दल बदल लगता है। ठीक, जैसे कोई भी सदन होगा तो सदन में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य तो आपके हो जाएंगे क्या? एक सदस्य तो आपके हो जाएंगे निर्दलीय उम्मीदवार, एक हो जाएंगे निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय होते हैं। एक होते हैं कौन से? मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। और एक होते हैं जो सदन के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सदन के जो होते हैं सदस्य होते हैं। एक किसी भी सदन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। तो जो निर्दलीय सदस्य होते हैं, कोई भी निर्दलीय सदस्य का मतलब होता है जिसका कोई दल नहीं होता है। यदि जिसका भी कोई दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, वह व्यक्ति यदि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इस पर क्या लगेगा? दल बदल लगेगा। बातें समझ में आई? इसका मतलब क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति का कोई राजनीतिक दल नहीं है और वह किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या हो जाएगा? दल बदल के दायरे में आता है। बातें समझ में आई? मनोनीत सदस्य का मतलब क्या है? कि मनोनीत सदस्य का मतलब यह होता है
कि जो मनोनीत किए जाते हैं वो किसी न किसी सरकार के सहारे ही मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत सदस्य भी यदि 6 माह के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर भी दल बदल लगता है। बातें समझ में आई। मनोनीत सदस्य का मतलब जैसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो जो 12 सदस्य होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के सहारे ही आते हैं। तो यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के पहले यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, यदि 6 माह के बाद करते हैं तो उन पर क्या लगेगा, दल बदल लगेगा। बातें समझ में आई। यदि 6 माह तक आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसा मान लिया जाता है कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके द्वारा मनोनीत हुए हैं। बातें समझ में आई। इसी तरीके जो सदन के सदस्य होते हैं, सदन के सदस्य आप ऐसे समझें कि जैसे जिस पार्टी ने आपको सीट दिया, जिस पार्टी ने आपको क्या दिया, टिकट दिया, और जिस पार्टी ने आपके लिए क्या किया, पैसा खर्च किया, तो जाहिर सी बात है आप उस पार्टी के दिशा निर्देश को समझें, उस पार्टी की तरफ मत दें, उस पार्टी का क्या करें, पार्टी की ही तरफ वक्तव्य दें। इसका मतलब यह है कि सदन के वे सदस्य जो पार्टी के खिलाफ दिशा निर्देश को मानते हैं, पार्टी के खिलाफ मत देते हैं, पार्टी के खिलाफ वक्तव्य पेश करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्या लगता है, दल बदल लगता है। बातें समझ में आई। यदि कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक त्याग देता है किसी पार्टी को, तब पर भी वह दल बदल के दायरे में आता है। बातें समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं कि दल बदल किस पर नहीं लगता। दल बदल ना लगने की शर्त, ना लगने की शर्त। दल बदल किस पे नहीं लगेगा, तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी तरीके से जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है। याद रखेंगे, शॉर्ट वे में इसको लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह शॉर्ट है इसलिए इसको शॉर्ट में। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, इन पर दल बदल नहीं लगता, इन पर दल बदल नहीं लगता। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, इन पर दल बदल नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जो पद होता है निष्पक्ष होता है, ये अपने आप में क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं। बातें समझ में आई। तो पीठासीन अधिकारी पर दल बदल नहीं लगता है। और यदि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी भी पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, 2/3 किसी पार्टी के, किसी दल के 2/3 सदस्य यदि किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उन पर भी दल बदल नहीं लगता है। या 2/3 जो मेंबर हैं यह अपना कोई दल बना लेते हैं, उस पर भी दल बदल नहीं लगेगा। तीसरी बात क्या है, यदि दल उस सदस्य को निष्कासित कर दिया हो, उस सदस्य को क्या कर दिया हो, निष्कासित कर दिया हो। बातें समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि यदि दल उस सदस्य को, मतलब क्या है, कोई पार्टी के सदस्य को वह पार्टी बाहर कर देती है, उस पर भी दल बदल नहीं लगता। बात समझिएगा। यदि हम पार्टी को स्वयं छोड़ दे रहे हैं, स्वैच्छिक छोड़ दे रहे हैं, तो हम पे दल बदल लगेगा। यदि हमें पार्टी बाहर कर दे रही है तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। बातें समझ में आई, किस पर दल बदल लगता है और किस पर दल बदल नहीं लगता है। और जो यह दल बदल है, यह जो दल बदल है, दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन देता है, अध्यक्ष देता है या स्पीकर देता है। मतलब क्या है, जो दल बदल है, दल बदल पर जो अंतिम निर्णय होता है, लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। ये था आपका क्या, दल बदल। चलिए अब अनुसूची 11 पढ़ते हैं। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत की शक्तियाँ। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत की शक्तियाँ। पंचायत की शक्तियाँ, इसको 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 1992 द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में विषय कितने हैं, इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं। इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं। ठीक, देखिए जो पंचायत है इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। जो यह पंचायत है, यह पंचायत त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब यह है
कि जो ग्राम लेवल है, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और इसी तरीके से जो जिला लेवल पे क्या हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। जिला लेवल पर क्या हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। जिला लेवल पे क्या हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद हो जाएगा। ये आपका था क्या, पंचायत से संबंधित बातें। देखिए समझते हैं कि जो ये 29 विषय था, यह 29 जो विषय है, 29 विषय में 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर जो पंचायत के दायरे में आता है। तो जैसे आप समझ लेते हैं, यहाँ पे है मछली पालन, मछली पालन है। इसी तरीके से यहाँ पे मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन है। इसी तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं कृषि है, कृषि है, कृषि विस्तार ऐसे लिख सकते हैं, कृषि विस्तार है। सिंचाई है, सिंचाई है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पशुपालन है, पशुपालन है। इसी तरीके से क्या है आपका, डेयरी है, डेयरी मतलब दुग्ध व्यवसाय में। मतलब इसी तरीके के जो 29 विषय हैं यह पंचायत में शामिल है। तो बातें समझ में आई, ये पंचायत समझ में आया। पंचायत की शक्तियाँ कहाँ पे हैं, यह अनुसूची 11 में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। विषय कितने हैं, 29 हैं। इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यह त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी तरीके के 29 विषय हैं। देखो जो पंचायत का आर्टिकल है, यह जो पंचायत है, यह पंचायत जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। बातें समझ में आई। ये था आपका पंचायत, ये आपका था क्या, पंचायत। ठीक, चलिए आगे, चलिए आगे। अब समझते हैं क्या, नगर पालिका। आप क्या समझते हैं, नगर पालिका। चलिए अनुसूची 12, ये क्या है, नगर पालिका। अनुसूची 12 क्या है, नगर पालिका की शक्तियाँ या नगर पालिका या उसकी जिम्मेदारी, कुछ भी आप शॉर्ट वे में समझिएगा कि नगर पालिका है। ठीक, ये आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय कितने हैं, 18 हैं। और यह जो विषय है, इसमें विषय की संख्या 18 है। इसे शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसे शहरी स्थानीय स्वशासन, इसे शहरी स्थानीय स्वशासन, इसे शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसे शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ओके, देखिए ये जो नगर पालिका है, ये जो नगर पालिका है, इसका जो आर्टिकल है, तो यह जो नगर पालिका है, इसका जो अनुच्छेद है, नगर पालिका का जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड तक में क्या है, शामिल है। ये इसको याद रखेंगे यहाँ पे। ये जो नगर पालिका है ये भी त्रिस्तरीय है, नगर पालिका ये भी त्रिस्तरीय है। नगर पालिका जो है यह त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है कि यहाँ पे नगर पंचायत सबसे निचले स्तर पे, नगर पंचायत, इसी तरीके से नगर पालिका दूसरे स्तर पे, नगर पालिका, और इसी तरीके से सबसे बड़े लेवल पे कौन, नगर निगम। इसी तरीके से क्या, नगर निगम। ये जो 18 विषय हैं, 18 विषय जैसे आप समझ लीजिए कि 18 विषय कैसे हैं। ये जो 18 विषय हैं, 18 विषय का मतलब जैसे हो गया उद्यान बनाना, खेल के लिए क्या बनाना, खेल के लिए मैदान बनाना, पार्क बनाना, और जो कूड़ा है, कूड़ा करकट, इन सब से जो इनको संरक्षण करने के लिए जगह बताना, और जो नगर में रह रहे लोग हैं उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, और जन सुविधा के लिए क्या करना, जन सुविधा के लिए सड़क पर क्या करना, लाइट लगवाना।
इसी तरीके से जो अन्य कार्य हैं ये सभी 18 विषय के अंतर्गत आते हैं। बातें समझ में आई। अनुसूची 12 क्या है? नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। विषय हैं 18। इसे शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। त्रिस्तरीय नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है। अनुच्छेद में 243 से लेकर के जेड तक में शामिल है। इसके अंतर्गत उद्यान है, खेल है, पार्क है, कूड़ा करकट को संरक्षण करना, मतलब एक तरीके से इसको सही जगह लगाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, जन सुविधा के लिए सड़क बनवाना, लाइट की सुविधा करना, इस तरीके से समस्त काम ये क्या है? नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए, आज यह अनुसूची की क्लास कंप्लीट हुई। 1 से 12 तक आप सभी अनुसूची को अच्छे तरीके से अध्ययन किया। चलिए, अब आज यह क्लास क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत लेकर के आएंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।